नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। यूट्यूब के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यूट्यूब से बच्चे, बूढ़े, जवान, यूट्यूब के बिना मानो जिंदगी ही नहीं है। यूट्यूब ने ऐसा कब्जा हमारी ज़िंदगी पर किया है, हमारी लाइफ पर किया है कि हम बगैर यूट्यूब के कुछ नहीं है। जैसे गूगल का सर्च इंजन है, वैसे यूट्यूब का भी एक सर्च इंजन है। लेकिन यूट्यूब आज की आवश्यकता बन गई है, चाहे फिल्में हों, गाने हों या कोई जानकारी परक चीज़ें। यूट्यूब के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन यूट्यूब को यूट्यूब बनाने वाले हैं उसकी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य। हम आज ऐसी ही एक सदस्य, यूट्यूब की प्रोडक्ट मैनेजर ऐश्वर्या अग्रवाल से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ऐश्वर्या अग्रवाल उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली हैं। इनके पिता डॉक्टर अतुल अग्रवाल एक प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इनकी माताजी भी गायनिक है, जानी मानी गायनिक है। ऐश्वर्या अग्रवाल ने ये मुकाम कैसे प्राप्त किया, कैसे यहाँ तक पहुँची, आज वो यूट्यूब की प्रोडक्ट मैनेजर हैं। यूट्यूब में प्रोडक्ट मैनेजर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, बहुत सारे सवाल हैं हम सबके भी जहन में आते होंगे कि यूट्यूब आखिर इस तरह के से काम करता कैसे है। ऐश्वर्या, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। Thank you very much, Upadhyay ji. Thank you. It is great to be here. या ऐश्वर्या, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब से आपका ये मुकाम कब शुरू हुआ और प्रोडक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, यूट्यूब कैसे काम करता है, ये हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे। बहुत सारी क्यूरियोसिटी है यूट्यूब को लेकर के, तो मैं चाहता हूं कि आप इस के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल। तो मैंने YouTube 2018 में ज्वाइन किया था, लेकिन मैं गूगल में 2014 से काम कर रही हूँ। तो शायद जी दर्शक जानते होंगे, YouTube गूगल का ही जी एक जी पार्ट है। तो मेरे को 9 साल हो गए हैं लगभग गूगल में, और जी मैंने ये मुकाम बहुत ही हार्ड वर्क से, बहुत सारे रोल्स चेंज करके गूगल के अंदर, फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं YouTube पे आई। और मैं अपने गूगल के 9 साल में पिछले 4-5 साल से YouTube पर ही हूँ। और इतने सारे रोल्स चेंज करके, बहुत सारे लोगों से गूगल के अंदर बात करके, प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है मेरे को भी नहीं पता था शुरू में कि ये कैसा रोल होता है, कि ये कोई रोल भी होता है। जी तो जी जैसे मैंने सीखा, और YouTube से हमेशा से मेरा लगाव था। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब 2018 में जो मेरी पहली मैनेजर थी YouTube में, जब वो आई तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा नाम सुना था किसी और से गूगल में कि अच्छा काम है, तो मैं एक नई टीम स्टार्ट कर रही हूँ, तुम आना चाहोगी? तो ऐसे ही रिलेशनशिप्स बिल्ड करके, गूगल के अंदर काम करके, ऐसे ही जब रिलेशनशिप्स बने तो जो लोग गए वो साथ में लेकर गए। सो आई एम वेरी थैंकफुल। सो जस्ट थ्रू हार्ड वर्क आई केम टू यूट्यूब इन 2018, और मैं तब से मैं यूट्यूब में ही हूँ। ऐश्वर्या, ये जानना चाहते हैं प्रोडक्ट से क्या मतलब है, मतलब हाँ, किस किस तरह से प्रोडक्ट होता है और इसमें टीम का आपका रोल जो है वो क्या होता है, किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, किस तरह से ये जनता तक पहुंचता है और इसमें बिल्कुल कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट आप कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना जी फोन लूं, फोन भी एक प्रोडक्ट है। यूट्यूब एक ऐप जो है वो पूरा का जी पूरा प्रोडक्ट है। लेकिन यूट्यूब को इतने सारे लोग यूज करते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कि आप जब यूट्यूब खोलते हैं तो आपको recommendations मिलती हैं, वो एक अलग प्रोडक्ट हो गया। फिर जब आप कुछ सिलेक्ट करते हैं और आप वो देखते हैं, तो जो पेज आता है जिस पे आपका वीडियो चलता है, वो एक प्रोडक्ट हो गया। उसमें क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट है, तो उसमें भी बहुत सारे हिस्से कर देते हैं हम, ताकि वो मैनेज कर पाएं, छोटी छोटी टीम्स मैनेज कर पाएं, और फिर वो एक साथ मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट यूट्यूब बनता है। तो उसमें मेरा रोल ये है, जो जब आप यूट्यूब पे वीडियो को प्ले करते हैं, तो जब वो प्लेयर आता है उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, सारे बिट स्ट्रीम करके आप तक जी पहुंचाने होते हैं। आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस पूरे पेज को मैनेज मैं करती हूँ, मैं उसकी प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। एक बड़ा अहम सवाल है, वो कुछ लोग जानते हैं यूट्यूब के रेवेन्यू मॉडल को लेकर के, कुछ लोग नहीं जानते। तो हम्म। यूट्यूब का रेवेन्यू मॉडल क्या है, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बहुत सारे दर्शक या बहुत सारे आम लोग भी यूट्यूब के हाँ, जरिए अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
तो ये दोनों कैसे संभव है और इसमें किन किन शर्तों का पालन करना होता है? क्या कोई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है? तो YouTube का रेवेन्यू मॉडल जैसे कि गूगल के अर्निंग्स कॉल में भी बताते हैं लार्जली एडवर्टाइजमेंट पे चलता है। तो आप देखते होंगे, आप YouTube पे अगर कोई वीडियो देखेंगे तो थोड़ी देर बाद कोई ऐड आएगा। तो सब जैसे अखबारों में ऐड जनरेटेड मॉडल चलता है और आप थोड़ा थोड़ा कभी मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, वैसा ही जी। YouTube का भी मॉडल है। या तो आप एड्स देखते हैं या आप थोड़ा सा मंथली सब्सक्रिप्शन देके आप YouTube प्रीमियम लेते हैं, जिससे आपको बिना एड्स और कुछ फीचर से आपको YouTube मिलता है। तो ये YouTube का रेवेन्यू मॉडल हो गया। इसमें अब YouTube बनाते हैं उसके क्रिएटर्स, बिकॉज क्रिएटर्स वहां पे इतने सारे वीडियोस डालते हैं जिन पे एड्स चलते हैं, तो YouTube उसका एडवर्टाइजमेंट का कट क्रिएटर्स को देता है। तो जब आप क्रिएटर बन जाते हैं, जब आपके वीडियोस कुछ व्यूज लाने लग जाते हैं, तो ऐड अपने आप उस पे आना शुरू हो जाते हैं, तो उससे आपको उसका कट मिलता है। तो ऐसे क्रिएटर्स पैसे बनाते हैं, ऐसे YouTube पैसे बनाता है, और ऐसे एडवर्टाइजर्स भी पैसे बनाते हैं जो एड्स दिखाएंगे, आप देखेंगे, आप क्लिक करेंगे, आप खरीदेंगे, तो एडवर्टाइजर्स के लिए भी अच्छा है। जाहिर है। एक और इसमें एक जो सामान्य सवाल रहता है, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, लेकिन हम लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है, कितने हाँ सब्सक्राइबर और कितने लाइक्स के बाद में रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होता है? ये बहुत जनरल सा सवाल है, लेकिन सबको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग लोग करते रहते हैं। हाँ, तो ये इसका सवाल मेरे को, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भी नहीं बताई जाती। तो इसका इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। जी जी। जो भी पब्लिश्ड होता है वो आपको दिख जाता है। तो लोग ऐसे ही, हम बस लोगों को बोलते हैं आप अच्छा कंटेंट बनाइए, लोग देखेंगे और फिर आपको होपफुली उससे पैसे मिलेंगे। यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे न्यूज़ वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ के सेक्शन भी चल रहे हैं। तो क्या उसके लिए जैसे अखबारों का रजिस्ट्रेशन होता है या चैनल्स का होता है, जो ऑन एयर चैनल्स होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो यूट्यूब के लिए क्या कोई पॉलिसी है इस तरह की? तो मैं स्पेसिफिकली न्यूज़ पे काम नहीं करती, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यूट्यूब बिकॉज़ इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, तो हम हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। तो जो भी यूट्यूब पे जो भी अपना क्रिएशन पब्लिश करते हैं, एक तो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं कि आपको वो सब फ़ॉलो करना है। उसके बाद जो जी क्रेडिबल सोर्सेज होती हैं, आप उस पे देख सकते हैं। जैसे कोविड के दौरान जब हुआ था, कोविड का दौरान जो भी कोविड की बात करता था, हम उस पे सीडीसी का जी। एक इंफॉर्मेशन डालते थे। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहें, और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करता है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करें। बट जहां तक न्यूज का सवाल है, उसका मेरे को स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है। ठीक है। एक आप जो है वो फीचर रिक्वेस्ट को कैसे प्रायोरिटाइज करती हैं हम्म और कैसे डिसीजन लेती हैं कि क्या फीचर बनाया जाए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये मुझे लगता है इसका यही जवाब एक आप दे good सकती हैं। काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर का, कि आप देखें कि आपका प्लेटफॉर्म कैसा है, लोग कैसे जी यूज कर रहे हैं और कैसे नए नए फीचर्स डालने हैं। तो इसके कई तरीके होते हैं। बहुत बार फीचर रिक्वेस्ट आता है यूजर से, यूजर खुद ही प्लेटफॉर्म पे हमें फीडबैक देते हैं कि ऐसा फीचर आप बनाएं। बहुत बार आप इंडस्ट्री रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कि स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री कहाँ जा रही है आपको, और सबके साथ टक्कर में रहने के लिए कैसे फीचर्स लॉन्च करने चाहिए। कभी कभी इंटरनल टीम्स आपसे रिक्वेस्ट करती हैं फीचर। तो हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कितनी होती है हर फीचर की, कि कितने कितने लोग उसको यूज करेंगे, आज वो फीचर इस आज के दिन में अवेलेबल है भी या नहीं, छोटा सा इंप्रूवमेंट है या बहुत बड़ा फीचर है, कितना टाइम लगेगा, कितने इंजीनियर्स लगेंगे। तो एसेंशियली आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रेड ऑफ देखते हैं कि आपको कितना अपसाइड मिलेगा वो फीचर बना के, और कितना जी। कॉस्ट आपका लगेगा। एंड उस हिसाब से हम वो प्रायोरिटाइज करते हैं, और हम देखते हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सकता है इस फीचर से। फीडबैक का जो प्रोसेस है, वो फीडबैक का प्रोसेस क्या है, और प्रोडक्ट सुधार में क्या उसको शामिल करते हैं कि उसको किस तरीके से आपका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो कैसा रहता है, किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल। तो फीडबैक के कई तरीके होते हैं। एक तो है आप YouTube पर ही जाके, आप अगर YouTube की सेटिंग्स पे जाएंगे, वहीं पे आप फीडबैक दे सकते हैं सीधे। तो वो सीधा हमारे पास आता है, हमारी टीम बैठती है, हम देखते हैं जी लोगों का फीडबैक, क्या फीचर है, क्या मांगना चाहते हैं, किस चीज से खुश नहीं है, किस चीज से खुश हैं। फिर और इंटरनली जब हम
कोई भी फीचर बनाते हैं, अगर तब हमें फीडबैक चाहिए, तो एक प्रोसेस होता है यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च करके टीम होती है जो जाती है, लोगों से बात करती है कि आप ये जी नया फीचर यूज करें और आप हमें बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। तो हम वो भी करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे नए फीचर का फीडबैक लेते हैं। और आप कभी कभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ए बी टेस्ट करते हैं, आप कोई फीचर लॉन्च करते हैं, कुछ लोगों के पास जाता है रैंडमली, कुछ लोगों के पास नहीं जाता, और आप उसके फिर मेट्रिक्स देखते हैं कि कैसा होता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स करते हैं, ये यूट्यूब अकेला नहीं है, सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही अपने फीचर्स टेस्ट करते हैं कि आपने बना तो दिया यूजर फीडबैक लेके, लेकिन यूजर्स को एक्चुअली अच्छा लग रहा है या नहीं। तो ये जी। एक और तरीका होता है फीडबैक लेने का। तो मतलब ये माना जाए कि एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है वो। बिल्कुल, बिल्कुल कंटिन्यूस चलने वाला है, क्योंकि एक आइडिया होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि कौन सी आप कम से कम चीज मार्केट में डाल जी सकते हैं जो यूजेबल हो और जो लोगों को पसंद आए। उसके बाद आप लोगों का फीडबैक ले लेके उस पे उसको और अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं। तो ये बिल्कुल इटरेटिव प्रोसेस चलता है। और जैसे जैसे, बिकॉज यूट्यूब इतना बड़ा प्रोडक्ट है, और भी लोग अपने फीचर्स लाएंगे, तो आप उनके साथ में जुगलबंदी में रहते हैं कि कैसे आपका फीचर उनके फीचर के साथ करेक्ट। अच्छे से काम करेगा। जी। एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट में डिजाइनिंग का एक पार्ट होता है। तो बिल्कुल। यूट्यूब का जो डिजाइनिंग पार्ट है वो क्या है, डिजाइनर्स कैसे काम करते हैं और उसको कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो जानने की जरूरत है। बिल्कुल। तो यूट्यूब में एटलीस्ट मेरे रोल में डिजाइनर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट में, मैं स्पेसिफिकली, जी आपका जैसे जो पेज आता है जब आपने कोई वीडियो सेलेक्ट किया, अब उसका डिजाइन कैसे दिखना चाहिए, कौन से बटन होने चाहिए पेज पर, सारे जी बटन तो नहीं दे सकते, फिर आप वीडियो ही नहीं देख पाएंगे अगर हमने सारे बटन दे दिए। सारे बटन नहीं दे सकते। फिर देखना पड़ता है, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो रिमोट का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे आप आसानी से वीडियो नेविगेट कर सकें। तो जी डिजाइन का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म तो बना दिया, अब लोगों के लिए यूज करना बहुत इजी होना चाहिए। और वहां पे डिजाइनर्स का ही सबसे बड़ा हाथ है। वो जी प्लेटफॉर्म डिजाइन करेंगी कि कितने वीडियोस आपको एक बार स्क्रीन पे दिखने चाहिए, किस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट मैनेजर का रोल होता है, आप देखें अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या फीचर डिजाइन करना है, क्या प्रायोरिटी होगी। फिर आपका डिजाइनर आपका विजन लेकर उसको उसको रियलाइज करेगा। जैसे आप घर जी बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट जैसे पूरा का पूरा डिजाइन करता है आपका विजन लेके, आप आर्किटेक्ट के साथ बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। बिल्कुल वैसा ही यूट्यूब में भी होता है कि आप डिजाइनर के साथ काम करेंगे, डिजाइनर आपका विजन दिखाएगा कि ऐसे होना चाहिए। एंड डिजाइनर का भी खुद का ऑटोनॉमी होती है कि वो भी डिसाइड करते हैं कि यूट्यूब का, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब का लोगो रेड है, तो कैसे कलर स्कीम रखनी है, उसमें वो डिजाइनर्स का ही पूरा हाथ होता है कि कैसी कलर स्कीम रखनी है प्लेटफॉर्म की, और क्या कलर सैंपल होना चाहिए। तो काफी ज्यादा आर्किटेक्ट जैसा, उनका आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर जैसा रोल आप समझ सकते हैं, बहुत ही खास महत्व होता है उनका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता होगा कि वो जैसे बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो या कुछ भी हो, उसमें बिल्कुल। कस्टमर फ्रेंडली होने का ध्यान रखा जाता है। तो जाहिर बिल्कुल। है इसमें यूज़र फ्रेंडली को जो है वो फोकस होता होगा इसमें। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, इस पे यूजर फ्रेंडली फोकस होता है। हम कुछ भी लॉन्च करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, हम टेस्टिंग करते हैं। यूट्यूब की पूरी डिजाइन टीम कलर स्कीम वगैरह डिसाइड करती है। आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है वो भी यूज कर पाए। बहुत लोग जैसे अपने स्क्रीन पे सुनते हैं कि आपने कहाँ पे टैप किया, क्योंकि अगर वो देख नहीं सकते। जी। तो ये सारी चीजें हम मद्देनजर रखते हुए हर प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं कि आप अगर किसी भी तरह से डिसेबल्ड हैं तब भी आप प्रोडक्ट यूज कर पाए। एक प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो क्या रहे, क्या चुनौतियां रहीं, उनको आपने कैसे फेस किया और कैसे यहाँ तक आप पहुंची हैं? तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में घुसना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। ये गूगल में बहुत ही अच्छी और जी अम, बहुत ही डिजायरेबल पोस्ट होती है, जिसके लिए बहुत लंबे लंबे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ती है, लोग 6 महीने से 1 साल तक इसके लिए बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो ये थी, वो जो मैंने क्लियर जी की 2019 में। उसके बाद जब आप आते हैं, तो आपको
बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप आपको अच्छी रिलेशनशिप्स बनानी पड़ती हैं, आपको यूज़र के बारे में सोचना पड़ता है, आपको अपने इंजीनियर्स के बारे में सोचना पड़ता है, आपको डिज़ाइनर के बारे में सोचना पड़ता है। तो एक कहावत है, बोलते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर में आप ही मास्टर हैं और आप ही नौकर हैं। आप ही मालिक, आप ही नौकर, और ये बिल्कुल सच है। आप छोटे से छोटा काम भी हम्म। खुद ही करेंगे और बड़े से बड़ा काम भी खुद ही करेंगे। बिकॉज अगर कुछ प्रोडक्ट में अच्छा हुआ तो आपके ऊपर आएगा, अच्छा नहीं हुआ तो भी आपके ऊपर आएगा। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब आप ये सोचिए, कुछ भी डिसीजन उपाध्याय जी अगर लेना होता है इतने बड़े प्रोडक्ट में, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मतलब बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते जी। हैं डिसीजन लेने में, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद ही अकाउंटेबिलिटी होती है, ओनरशिप होती है, और उसी में बहुत लोगों को लगता है भार कि प्रोडक्ट मैनेजर का। बिल्कुल। एंड ये सारे चुनौतियां आती हैं, लेकिन आपकी टीम ही है जो आपके लिए ये सब इजी करती है। तो जितने भी चुनौतियां आती हैं, आई थिंक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड रखें, यूजर टेस्टिंग करके, अपनी टीम से बात करके वो डिसीजंस लें, तो वो भी चुनौती पार हो जाती है सबके साथ मिलके। ऐश्वर्या, ऐसा कोई फैसला जिसमें आपको थोड़ी मुश्किल आई हो या जिसे आपको लेने में बहुत सोचना पड़ा हो, ऐसा कोई फैसला आपको याद है? um, आई थिंक यूट्यूब में एटलीस्ट दिन ब दिन, जब मेरा जो करंट रोल है उसमें मैं यूट्यूब ऐप को टीवी तक पहुंचाने में काफी कोशिश करती हूँ। तो टीवी मोबाइल फोन से अलग होता है। टीवी में सिर्फ एंड्रॉयड या आईओएस नहीं चलता। टीवी में बहुत सारे टाइप्स के टेलीविजन आते हैं, एलजी, सैमसंग, और सबका जी। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चलता है। तो मेरे पास दिन ब दिन यही फैसला आता है कि आप कैसे फीचर्स अपने सारे टीवीज पे पहुंचाएं, और कैसे आप उन देशों में भी पहुंचे जहां वाईफाई नेटवर्क अच्छा नहीं है। क्योंकि आपने मोबाइल पे तो 5G डाल दिया, लेकिन टीवी पे क्या करेंगे? टीवी पे तो आपको अच्छा वाईफाई चाहिए। हम्म। और क्योंकि टीवी का जी। इकोसिस्टम इतना ज्यादा अलग है सब जगह, तो हर दिन ये डिसीजन लेना होता है कि जब भी आप कोई फीचर डिजाइन करें, उसके वो हर टीवी पे कैसे चलना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है हर रोज लेना, लेकिन हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी डिजाइन करें वो सारे टीवीज तक पहुंचे। एक प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में, एक डाटा एनालिस्ट आपके डिसीजन को, प्रोसेस को कैसे प्रभावित करते हैं? तो फनी स्टोरी उपाध्याय जी, मैं प्रोडक्ट मैनेजर से पहले मैं भी डेटा एनालिस्ट का काम करती थी। और वहीं से मैंने देखा कि आप ओके। जितना डेटा कलेक्ट करके मैंने अपने प्रोडक्ट मैनेजर्स को दिया, जी। एंड आई सॉ कि वो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप उनको डेटा दे सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट यूज होता है और ऐसे लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही पावरफुल और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए प्रोडक्ट आगे डिजाइन करने के लिए। तो मैंने देखा कि कैसे प्रोडक्ट एनालिस्ट के ही रूप में मैं प्रोडक्ट हम्म। का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर पा रही थी। और अब जब मैं खुद प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, मैं अब प्रोडक्ट डेटा एनालिस्ट के साथ काम करती हूँ, एंड उनका रोल मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मुझे हमेशा बताते हैं कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कहाँ अपना फीचर लॉन्च करें, कहाँ नई चीजें बनाएं, और कहाँ पे वो बताते हैं कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डेटा इज एवरीथिंग। डेटा या तो जी। आप जी। डेटा एनालिटिक्स के फॉर्म में या यूजर के फीडबैक के फॉर्म में, वो हर दिन हर डिसीजन, कोई भी मैं डिसीजन लूं, मुझे बताना होता है कि मैंने किस डेटा के बेसिस पे वो डिसीजन लिया। अब जैसे YouTube पर नए फीचर हैं या अपडेट्स हैं, तो उसकी सफलता का आप कैसे मेजर करते हैं कि जो आपने किया वो सफल है या सक्सेस है? तो बहुत सारे तरीके होते हैं पादा जी। जैसे कि अगर छोटा सा फीचर है, तो आप यूजुअली एक एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हैं। आप कुछ लोगों को वो फीचर देंगे, कुछ लोगों को नहीं देंगे, आप देखेंगे कि कैसे लोग यूज करते हैं और आपकी मेट्रिक्स कैसे बढ़ती हैं। तो ये छोटे फीचर के लिए जी। काम कर जाता है। अब सोचिए, अगर आप कुछ बहुत बड़ा लॉन्च कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको सबको वो फीचर देना है, तो आप यूजुअली फिर आप रिलाई करते हैं यूजर फीडबैक पे। लोग रेडिट पे, फेसबुक पे फीडबैक काफी देते हैं। लोग हमें खुद ही अपने सोशल पोस्ट्स पे फीडबैक दे देते हैं। मीडिया में आर्टिकल्स छपते हैं। तो यूजुअली इट्स कॉल्ड सोशल सेंटिमेंट। तो हम यूजर सोशल सेंटिमेंट देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं दुनिया में फीचर के बारे में।
इट्स नॉट वेरी कॉन्क्रीट, आप बोल नहीं सकते कि इतना नंबर बड़ा है, लेकिन हमें अंदाजा लग जाता है कि लोगों का परसेप्शन कैसा था जी। उस फीचर का। ओके। एक और इसी से सवाल है कि वीडियो स्ट्रीमिंग में कंपटीशन पर आपकी क्या राय है? यूट्यूब खुद को अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे रखता है और यूट्यूब का कॉम्पिटिटर कौन है? तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यूट्यूब को अगर आप देखेंगे, यूट्यूब कितना अलग है। यूट्यूब डिज्नी की तरह नहीं है, क्योंकि डिज्नी पे इतने सारे मूवीज और टीवी शोज डिज्नी के खुद के आते हैं। इंडिया में डिज्नी और हॉटस्टार की शायद पार्टनरशिप भी है, जहाँ पे वो आईपीएल भी दिखाते थे, शायद अब उनकी डील नहीं रही। नेटफ्लिक्स के खुद के टीवी शोज हैं और खुद की मूवीज हैं, बाकी वो मूवीज भी लेकर आते हैं। बट यूट्यूब काफी अलग है। यूट्यूब पे आप क्रिएटर्स के अलग वीडियोस देखते हैं, जैसे यहाँ पे अमेरिका में मिस्टर बीस्ट बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत वीडियोस चलते हैं। इंडिया में आप और किसी क्रिएटर्स के वीडियो शायद पॉपुलर होंगे। तो यूट्यूब अपने आप से ही, कंटेंट से ही थोड़ा अलग कैटेगरी में चला जाता है। तो जो भी बहुत सारी स्ट्रीमिंग में ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे अभी अमेरिका में राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे, तो यूट्यूब उनसे थोड़ा सा परे हो जी जाता है, जी जी। क्योंकि हमारा मॉडल वैसा नहीं है। हमारे खुद के क्रिएटर्स, आप और मैं जैसे क्रिएटर्स अपने वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, और हम स्ट्राइक पे नहीं जा रहे। तो यूट्यूब थोड़ा सा जी अलग हो जाता है। तो जब हम कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, हम अपना ही देखते हैं यूजुअली, कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव करें और यूजर्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। आखिरी प्रश्न ऐश्वर्या, कि आप हाँ, अपने आप को, आपका जो रोड मैप है वो अब आप किस रूप में आप भविष्य में देखती हैं? दूसरा, जो लोग भारत में तैयारी कर रहे हैं या जो लोग भारत में एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें क्या करना चाहिए कि इसी तरीके से वो, चाहे यूट्यूब हो या कोई और भी प्लेटफॉर्म हो, जाकर हाँ, के कैसे अपने आप को स्थापित करें और किस तरीके से वो इस देश का भी नाम ऊंचा करें और जिस देश में काम कर रहे हैं उस देश के लिए भी काम कर सकें? बिल्कुल। तो रोड मैप वाला क्वेश्चन, आप देखेंगे अभी, क्योंकि मैं अमेरिका में काम करता हूं, तो मेरा आंसर थोड़ा वैसा होगा। यहाँ पे हम अमेरिकन फुटबॉल लॉन्च करने जा रहे हैं 10 सितंबर को। तो वो एक बहुत बड़ा लॉन्च होगा जी। हमारे लिए, तो शायद आप गुड। पढ़ेंगे उसके बारे में। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन फुटबॉल कोई नहीं देखता, लेकिन वो एक बड़ा लॉन्च आएगा हमारे लिए। उसके बाद लोगों के लिए मेरी यही सलाह होगी। मैंने अपनी पूरे करियर में बहुत सारी रिलेशनशिप्स बिल्ड करके, हार्ड वर्क करके यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो आई वुड से, एटलीस्ट जैसा मैंने सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली में देखा है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आपके पास बिजनेस सेंस है, डेटा सेंस है, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप बस अपना अच्छा काम दिखाइए लोगों को, अच्छी रिलेशनशिप्स बनाइए इंडस्ट्री में, बिकॉज अल्टीमेटली अच्छा काम और जो आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं इंडस्ट्री में, इन दोनों की वजह से ही आप आगे बढ़ेंगे। एंड हमेशा कोशिश करते रहिए। मुझे बहुत लोगों ने बोला नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते। आप किसी की ना सुने, आप आगे बढ़ें, हार्ड वर्क करें, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक। ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। हम फिर कभी किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या अग्रवाल, बरेली की ऐश्वर्या अग्रवाल, वही बरेली जिसे झुमका गिरे के नाम से जाना जाता है। झुमका गिरा रे गाना बरेली का बहुत फेमस हुआ था। ऐश्वर्या अग्रवाल हमारे साथ थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। नमस्कार।